हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और समझेंगे आखिर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं एजुकेशनल फील्ड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर एचआरडी मिनिस्ट्री भी जिसे हम लोग कहते हैं, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अब तक की जो भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो 10+2 के फॉर्मेट में चल रही थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। तो इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को हम लोग फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। तो फाउंडेशन स्टेज यानी कि पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, यानी कि एक नया सिलेबस तैयार होगा और मोटे तौर पर एक एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे और इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा और इसके जितने भी कैरिकुलम है वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक मजबूत बेस तैयार किया जाएगा। तो इस 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के 1-1 साल शामिल होंगे, यानी इन कक्षाओं के छात्रों को खेल कूद के जरिए पढ़ाने की जो कोशिश है वो की जाएगी और हो सकता है जितनी किताबें इन बच्चों के पास दिखा करती थी अब उतनी किताबें इनके पास नहीं दिखें। और इसके बाद के स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज और इस चरण में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी और इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी और 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। आप इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि 3री से 5वीं तक के कक्षा की जो पढ़ाई के दौरान छात्रों को अपने फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा और इसके तहत छात्रों को आर्ट्स, सोशल साइंस, मैथ जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद का जो स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं मिडिल स्टेज और इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 11 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा और इस स्टेज में स्टूडेंट को नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। और लास्टली आता है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई को 2 चरणों में करवाया जाएगा और इसमें विषयों का गहन अध्ययन जो है करवाया जाएगा और विषयों को चुनने की इसमें आज़ादी भी होगी। तो हम लोग समझते हैं ऐसे कि सबसे पहले इसमें 4 वर्ष में करवाया जाएगा और क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे और जिन्हें नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इस 4 साल के ये स्टेज है, इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस स्टेज में छात्रों के अंदर किसी सब्जेक्ट के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और उनकी विश्लेषण करने की जो क्षमता है उनको बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिसे हम जान लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई जो एक समिति थी उसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। उन्होंने कहा कि अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसका मीनिंग यहाँ पे इनका ये था कि अगर बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आता है, वो उसमें अगर इंटरेस्टेड है, जैसे अगर बच्चे ड्राइंग में
काफ़ी अच्छे हैं तो वो उसके लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं। बच्चे अगर किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर आगे हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अलग से इंटर्नशिप भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उनका कहना यहाँ पे यह था, मतलब कस्तूरी रंगन ने जो कहा उसमें वो उन्होंने यह कहा कि अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा और नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी और 10वीं से जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और कई अहम सुझाव हैं, जैसे कि साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, इसको 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि, ये सारे चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और बोर्ड परीक्षा में जो मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म किया जा सके। और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी या फिर मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, कक्षा 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि स्कूलों में जो बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन होगा वो कैसे होगा। तो बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें बदलाव होगा। तो उनका जो है 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसके सहपाठी करेंगे और तीसरा उसके शिक्षक करेंगे। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों की फिर 2 करोड़ बच्चों का दाखिला फिर से यहाँ पे दिलाया जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि नामांकन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि स्वयं छात्र करेगा, यानी कि बच्चे यानी कि बच्चे यहाँ पे खुद का विश्लेषण खुद करेंगे और उन्हें कितना मार्क्स मिलना चाहिए वो खुद से डिसाइड करेंगे और ये डिसाइड करने के बाद में वो खुद को मार्क्स देंगे। उसके बाद टीचर बच्चों का आंकलन करेंगे। उसके बाद जो बच्चों के सहपाठी हैं वो भी एक दूसरे का विश्लेषण करेंगे और वो भी एक दूसरे को यहाँ पे अंक देंगे। तो नई शिक्षा नीति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कूल में जो पहले स्ट्रीम सिस्टम चलता था अब हमें वह देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप यह समझ सकते हैं कि पहले जो आर्ट्स या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट होते थे वो साइंस कॉमर्स नहीं पढ़ सकते थे, वो चाह के भी कभी भी मैथ्स नहीं ले सकते थे, लेकिन आज के समय में ये सिस्टम हटा दिया जा चुका है। यानी कि स्टूडेंट अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकता है। आप कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट जब चाहे साइंस के सब्जेक्ट चुन सकता है और साइंस का कोई भी स्टूडेंट अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अभी विषय पर पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो इस विषय पर जब भी पूरी जानकारी आएगी तो इस टॉपिक को हम लोग फिर दोबारा भी डिस्कस करेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट को अगर मैथ पढ़ने का मन था तो वो साइंस स्ट्रीम में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसको मैथ अलग से पढ़ने का मन था या फिर फिजिक्स उसको अलग से पढ़ने का मन था, तो वो नहीं ले सकता था। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, अब स्टूडेंट अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुन सकेंगे आराम से। तो इसका दूसरा पॉइंट यह भी है कि आपकी जो 5वीं तक की पढ़ाई है अब इंग्लिश में नहीं होगी। अगर इंग्लिश में नहीं होगी तो फिर किस में होगी ये भी समझ लेते हैं। तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में अब 5वीं तक की पढ़ाई होगी। तो इंग्लिश अब सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और कुछ नहीं। तो अब आप अपने बच्चों की जो पढ़ाई है वो 5वीं तक की पढ़ाई हिंदी, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी में दे सकते हैं। तो स्कूल आप ज़बरदस्ती आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा। तो छठी कक्षा में जाने के बाद बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। तो जैसा कि चीन, जापान, अमेरिका जैसा जो कंट्रीज़ है उसके तर्ज पर अब इंडिया में भी बच्चों को कम उम्र से ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की तकनीक
सिखाई जाएगी। और इसके बाद अगर आपके बच्चे को किसी खास चीज़ में दिलचस्पी है तो वो पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, कि वो उस खास चीज़ की भी तैयारी भी कर सकता है आराम से, कोई बिना दिक्कत के। तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक का जो एग्ज़ाम होगा अब वो सेमेस्टर के आधार पर होगा, और 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और 6 महीने में 1 एग्ज़ाम होगा, और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार होगी और बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे अपनी पसंद की भाषा में एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो अब बच्चों के रिज़ल्ट यहाँ पे कैसे तैयार होंगे वो भी मैंने आप लोगों को बतलाया कि बच्चों के यहाँ पे रिपोर्ट्स कार्ड तैयार करते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, उसके प्रदर्शन और उसके मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा, और इसके बाद रिजल्ट को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर भी तैयार किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि 360 डिग्री असेसमेंट आखिर है क्या। तो इसमें स्टूडेंट खुद को भी मार्क्स देंगे, मतलब छात्र खुद भी अपना विश्लेषण करेंगे और उन्हें कितना मार्क्स मिलना चाहिए वो छात्र खुद से डिसाइड करेंगे, और वो खुद को भी अंक दे सकेंगे। और छात्रों के जो सहपाठी होंगे वो भी एक दूसरे को यहाँ पे मार्क्स देते हुए, अंक देते हुए आपको नजर आएंगे, और जो टीचर हैं वो भी छात्रों को यहाँ पे अंक देंगे। इसी 3 तरीके से छात्रों को नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो चलिए समझते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो स्टूडेंट जो है अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। तो समझते हैं कि ये क्या है। तो मान लीजिए कि आप 12वीं में उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं जितने में आपके पसंद के कॉलेज में पसंद के सब्जेक्ट के साथ में एडमिशन हो पाए, तो इस कंडीशन में आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको कैट के एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आएगा वो नंबर आपका 12वीं के मार्कशीट में ऐड हो जाएगा, जो कि आपके कट ऑफ मार्क्स को बढ़ा देगा और फिर आपको ये मदद करेगा आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन हो पाने में। और इसका दूसरा पॉइंट यह है कि कॉलेज की पढ़ाई या फिर ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई हुआ करती थी पहले बीच में नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों की ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, तब भी आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, अगर पार्ट 1 पढ़ के छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, पार्ट 2 तक की पढ़ाई करके छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, उसको पार्ट 1 की डिग्री दी जाएगी, या फिर वो पार्ट 2 पढ़ के छोड़ना चाहता है तो उसको पार्ट 2 तक की डिग्री दी जाएगी, और अगर वो पार्ट 3 क्लियर करना चाहता है तो फिर उसको बैचलर डिग्री यहाँ पे दी जाएगी। तो समझते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि अभी यहाँ पे इंसान कभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है, कभी भी पढ़ाई छोड़ सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि अगर कोई इंसान 1 साल तक की पढ़ाई करके पढ़ाई को छोड़ दे तो उससे यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल की पढ़ाई करके अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़ता है तो उसे फिर डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल की पढ़ाई के बाद यदि कोई पढ़ाई छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 साल की पढ़ाई के पूरी करने के बाद कोई स्टूडेंट पढ़ाई को कंप्लीट करता है तो उससे बैचलर डिग्री दी जाएगी, रिसर्च के साथ उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। और इसलिए इस व्यवस्था को हम लोग मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब चाहे जिस विषय की पढ़ाई करना चाहे वो कर सकता है, और जब छोड़ना चाहे वो इसे छोड़ सकता है। और इसके अलावा जो है एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिसमें अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। जो कोर्स आप जहां तक भी पूरा कर सकेंगे उसका उतना जो स्कोर होगा वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि बाद में जाके आपके स्कोर को बढ़ाएगा, और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। तो इसका एक पॉइंट और ये भी है कि देश की जो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। तो एमफिल का जो कोर्स है वो नई शिक्षा नीति ने निरस्त कर दिया है, और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए, और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी आप कर सकते हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है, इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और फिर स्कूल कॉलेजों में फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र भी बनाया जाएगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी तैयारी की जा रही है। तो सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधान को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा, और उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक
संस्थानों में बदला जाएगा और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है और इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों और शिक्षकों और छात्रों को संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं इसमें शामिल होगी। और स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होंगी। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इन्हें सहायक पाठ्यक्रम भी कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया जाएगा और इन नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है और हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अब भी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें सभी के लिए नियम समान होंगे। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर HRD मिनिस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, उसका नाम बदलकर यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और यहाँ पे त्रिभाषा फॉर्मूला भी चलेगा। तो चलिए समझते हैं क्या है त्रिभाषा फॉर्मूला। तो विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या फिर गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। तो ये यहाँ पे त्रिभाषा फॉर्मूला है। और विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार यहाँ पे करने दिया जाएगा। जैसे नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी और एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि इसमें भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। तो नई शिक्षा नीति पे ये जानकारी आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।